Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, my students. Before watching my video, make sure that you have pressed the bell icon and subscribed to my channel, Nida's Literature. In today's video, we are going to discuss about listening within the interactionist approach. So let's start the topic. This one is the brief history of listening under the interactionist approach. First of all, some of the students commented me in the comment section that please switch to the mother tongue when you are delivering the lecture. So I am, if you are not comfortable with this, I am also switching to my mother tongue. But if you feel any kind of hesitation, any kind of question, if anything that is popped up in your mind, you can comment me in the comment section. So for your understanding, for your compatibility with the lecture, I am going to discuss the my lecture in bilingual form. Okay, so this is the brief history. By the late 1970s, role of listening assumed greater importance under the interactionist view, and it involves the whole piece of discourse. अब environmentalist approach में हमने सिर्फ उसके ऊपर जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स चेन के बारे में डिस्कस किया था. ऑन द अदर हैंड इनेटिस्ट व्यू में हमने डिस्कस किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज ओनली, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट में हमने बिट्स एंड पीसेस में डिस्कस किया था, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट के अंडर. और इनेटिस्ट में हमने डिस्कस किया कि हम अंडरस्टैंड करेंगे लैंग्वेज को, ओनली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. बट in the interactionist view, it deals with the school of thought functionalism, what kind of functions the language is providing and the total sentence structure is involved in the interactionist view. और इसमें हम listening के दौरान पूरे सेंटेंस के ऊपर गौर करते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रिलेट विद दोज सेंटेंसेज ऑल्सो. निगलेक्टेड क्वालिटीज़ ऑफ प्रीवियस कॉम्प्रीहेंशन एक्ट्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जिसमें मीनिंगफुल इंटेंट एंड कम्युनिकेशन फंक्शंस की कम्युनिकेटिव फंक्शंस का लैक था. यानी कम्युनिकेटिव फंक्शंस दैट इज़ जो कि हमें यू कैन से दैट लैंग्वेज इज़ प्रोवाइडिंग अस, और मीनिंगफुल इंटेंट यानी कि मीनिंग को भी हमने देखा नहीं था. अंडरस्टैंड तो कर पा रहे थे, लेकिन उसमें कॉम्प्रीहेंशन एक्ट यानी कि कॉम्प्रीहेंसिव फंक्शंस और उनके मीनिंग्स को हम नहीं पढ़ पा रहे थे थ्रू लिसनिंग द कम्युनिकेशन. सो इट इज़ टोटली अबाउट दिस. इसी थ्योरी ने आगे पर्पसफुल लिसनिंग को जो है प्रपोज किया. और पर्पसफुल लिसनिंग इज समथिंग यू कैन से दैट लिसनिंग द स्टफ इन विच वी आर इंटरेस्टेड. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लेक्चरर की क्लास में और इस लेक्चरर ने किसी और लेक्चरर से बात करनी स्टार्ट कर दी है, तो वो वाली जोन सी कन्वर्सेशन है, यू आर नॉट पेइंग हीड टू दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन. और अगर आप उसके ऊपर थोड़ी अटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर में, तो अगर वो एग्ज़ाम्स बेस रिलेटेड बात कर रहा है, तो आपकी ज़्यादा फोकस उस पर्पस पर होगी, उस पर्पसफुल लिसनिंग पर होगी जिसमें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर रहा है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स. So it is totally a cognitive psychology that played an important role in gaining understanding of the comprehension act involved in listening event. यानी कि आप मेंटलिस्टिक तौर पर उस चीज़ को ही हाईलाइट कर रहे हैं, और ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है. कॉग्निटिव साइकोलॉजी को इसमें हाईलाइट किया गया है इन listening under the interactionist view. This dynamic and interactive process of meaning creation during listening is under two main comprehension act. किस तरह के comprehension act? Comprehension act is something that is related to the process of memorization, analyzing those informations, okay, in your mind. तो इसको दो comprehension act में आगे डिवाइड किया गया है. तो वो हैं टू मेन व्यूज़ ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एक्टर. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू इज़ द नंबर वन व्यू एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू इज़ द सेकंड वन. It is information processing view. It is claimed that comprehension of a given message only occurred when it was internally reproduced in the listener's mind. If that kind of information, वो जोन सा स्पीकर बोल रहा है, वो डायलॉग्स हमारे माइंड के अंदर दोबारा रिपीट होते हैं
तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से इमिटेट कर पाते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं. थ्रू लिसनिंग वी आर गेनिंग द स्टफ that all the L2 language words and then reproducing in our mind also. तो उसको आगे 2 मॉडल्स में इंक्लूड किया गया, परसेप्शन, पार्सिंग एंड यूटिलाइजेशन मॉडल, एंड सेकंड वन इज आइडेंटिफाई, सर्च, फाइल एंड यूज़ मॉडल. और ये वाला जो मॉडल है इज़ विच फॉलोड द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ इनपुट, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन stages as I have discussed in the innatist view also. innatist भी mentalistic approach से डील कर रहा था, उसमें भी एनालाइजेशन और इसको ज़्यादा देखा गया. और मेन डिफरेंस इसमें ये है कि इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच में आप थ्रू इंटरेक्शन डील कर रहे हैं और इसमें मेंटलिस्टिक अप्रोच भी है, और प्लस इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें आपको होल डिस्कोर्स पर रिलाई करना होता है, यानी कि टोटल सेंटेंस के ऊपर आपको देखना होता है. So, constructivist view, listeners not only receive and process that information but also construct the meaning according to their own purpose for listening as well as for their own prior knowledge. यानी कि आप अगर किसी बात को समझ रहे हैं तो आप उसको उतना ही अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जितना कि आपकी इंटरनल ऑब्जर्वेशन है, आपकी कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, पर्सनल प्रीवियस हिस्टोरिकल यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग है. सो इसी के ऊपर कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू बेस करता है, यानी कि आप मीनिंग को उसी तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जिस तरह की कि आपकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द 2 मेन व्यूज़ ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एक्ट, कि किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं. इसके बाद स्कीमा थ्योरी को रिप्रेजेंट किया गया. स्कीमा थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, यू कैन से दैट, इन विच as can be seen therefore both the views of listening highlighted the complex nature of listening act. यानी कि प्रीवियस जो भी 2 व्यूज़ थे उन्होंने लिसनिंग एक्ट के बारे में भी बताया, लिसनर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है इसके बारे में भी बताया, बट additionally listeners prior background knowledge was also considered, and that's the key of schema theory. It is totally based on the background knowledge of the listener. यानी कि listener ने in previous history, in previous memories उसने क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है, और उसके according ही वो understand कर रहा है. So it was proposed by Rumelhart, and it may be of 2 types. Number 1 is the content schema and schemata, and second one is the formal schemata. Formal schemata and content schemata में ये डिफरेंस है कि formal schemata एक्टिवेट करता है content schemata को. ये इसकी सबसे जिसे कहते हैं मेन मुद्दे की जो बात है. Now the formal schemata is something that first of all I want to discuss with you about the this slide is totally related to the formal schemata. Formal schemata means familiarity to your culture, previous knowledge, experiences in a particular field. मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें previous base knowledge के ऊपर बात की जाएगी. previously जो भी आपके साथ experience, जो भी कुछ आपने previously experience किया उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाएगी. So experienced in a particular field, culture, previous knowledge and experience in a particular field, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है. It is also involves the knowledge of discourse forms, rhetorical conversation of text types such as academic lectures. आफ्टर सम टाइम लेटर इसको इस एकेडमिक लेक्चर से भी फॉर्मल स्कीमेटा को रिलेट कर दिया गया, क्योंकि फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट राइटिंग एंड एप्लीकेशन इज़ आल्सो अ फॉर्मल स्कीमेटा, फॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग. सो इसको लेक्चर से भी एकेडमिकली भी इसको आप कह सकते हैं कि रिलेट कर दिया गया, और ये फैसिलिटेट करता है लिसनर्स कॉम्प्रीहेंशन प्रोसेस को. यानी कि अगर आपको पता है कि कोई फेमिलियरिटी है थ्रू द प्रीवियस थ्रू दी कन्वर्सेशन, यानी कि जो कुछ आप सुन रहे हैं विद द स्पीकर, आपकी कोई फेमिलियरिटी है अबाउट द टॉपिक जो
के आपको स्पीकर बता रहा है तो आपकी लिसनर कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस एक्ट ये फैसिलिटेट हो पाता है. सो नंबर 2 वाज इज़ दी सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट. इसके अंडर भी बात की गई थी क्योंकि स्कीमेटा थ्योरी ने आगे इसको राइज किया कि सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में ये फॉर्मल के ऊपर भी बात होगी और यू कैन सी हेयर फॉर्मल एंड कंटेंट स्कीमेटा के ऊपर बात होगी. लेकिन अब इसमें सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी मद्देनज़र रखा गया. Social and cultural aspects were also claimed to play an important role in Listening Comprehension Act after some time. The notion of context is under the socio-linguistic presented by Currier. अब आप इसको कह सकते हैं कि ये एक इंटरेक्शनिस्ट व्यू है क्योंकि इसमें सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को भी देख लिया गया है. क्योंकि इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू इंटरेक्ट विद अदर पर्सनस एंड ही इज़ स्पीकिंग विद अदर पर्सन और वो कन्वर्सेशन जो वो दूसरों के साथ कर रहा है, इट इज़ टोटली दी सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेक्शनिस्ट व्यू. और यही वो बात है जिससे वो लिसनिंग के थ्रू सीख पाता है. नाउ सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखा गया, यानी कि सोशल लिंग्विस्टिक को इसको सोशल लिंग्विस्टिक के अंडर रखा गया. सोशल लिंग्विस्टिक द पार्ट ऑफ डिस्कोर्स. ओके, सो रियल लाइफ डज नॉट अकर इन वैक्यूम बट रेदर इन कॉन्टेक्स्ट. ओके, सो जिसने ये सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को प्रेजेंट किया था, I am forgetting his name. I think social and Carrier. Carrier was the person who proposed this. और इसने कहा था रियल लाइफ डज नॉट अकर इन वैक्यूम बट रेदर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट. अब इसमें इसने बात की थी कि रियल लाइफ में जो आप सीख पाते हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट पे ही बेस कर रहा है. सोशल कॉन्टेक्स्ट और रियल लाइफ इज समथिंग दैट इज टोटली रिलेटेड टू ईच अदर. और अगर आप इन एन आइसोलेशन यू आर लिसनिंग टू समथिंग, यू आर नॉट, यू कैन से दैट आप उतना नहीं सीख पाते जितना आप सोशली इंटरेक्ट करके सीख पाते हैं. जितना आप सोशली L2 लैंग्वेज के साथ आप मतलब इंटरेक्ट करेंगे उतना ही आप सीखेंगे. सो ही एग्जामाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वेरिएबल ऑन स्टेटस ऑफ लैंग्वेज बिहेवियर. इसने एग्जामिन किया था फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड सोशियो लिंग्विस्टिक. He concluded that potential of this social factor is to help or hinder the listening comprehension. अब इसमें इसने प्रीवियस थ्योरीज के ऊपर बात की थी और उसने ये फैक्ट दिया था कि सोशल फैक्टर जो सा है, यानी कि आप जिस तरह सोशली दूसरों से डील कर रहे हैं वो आपकी लिसनिंग पावर को, लिसनिंग के थ्रू जो आप एनालिसिस कर रहे हैं इन योर माइंड, उसको सपोर्ट कर रहा है. और इनफैक्ट ही प्रपोज्ड दैट लिसनर्स इंगेज्ड इन फेस टू फेस इंटरेक्शन मस्ट पे अटेंशन टू दिस वेरिएबल. यानी कि उनके बारे में कहा गया कि जो लिसनर फेस टू फेस बात कर रहे हैं उन्हें इस वेरिएबल पर भी बात देखना चाहिए, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि वो किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और किस तरीके का उन्हें अपना वॉइस में चेंज लेके आना चाहिए या किस तरह की फॉर्मल या इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करनी चाहिए रिलेटेड टू दैट कल्चर एंड सोशल लिंग्विस्टिक की सब इसी से डील कर रहा है. ठीक है, अब now I am moving towards the next point, which is the social context. Ab I am going to discuss about the social context and cultural context one by one. Social context, as a part of social context, listener should be able to identify through which gesture speaker convey message. अब gestures तीन तरह के हो सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, पैरालिंग्विस्टिक. वर्बल में आप यू कैन से दैट जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ओके, verbal through speaking, it is the gesture through which you can you can survive in social context. Non verbal, इसमें non verbal में आपकी body
और फेशियल जेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्टर्स, आपका बात करने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें सब आ जाता है। नॉन वर्बल पैरालिंग्विस्टिक वॉइस में इसमें वॉइस के बारे में बात की जाती है, यानी कि पिच ऑफ द वॉइस, यानी जिस तरह आप फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट इन L2 लैंग्वेज what the word what has many meanings through the changing of the voice, like what is the difference, what, okay, so by changing the voice you can see जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है वो इस एग्जांपल से कंप्लीट होगी, यानी कि पिच ऑफ द वॉइस चेंज होने से आप उससे ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं स्पीकर से। सो this is totally about the paralinguistic, non-verbal paralinguistic. So they differ according to the culture, so their meaning should be analyzed in the cultural context. Now I am moving towards the cultural context. यानी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की बातचीत है। अगर वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से डील कर रही है तो आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आके बात करेंगे, नॉट इन दी सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। एट द सेम टाइम अबाउट योर कन्वर्सेशन इज टोटली स्विच टू अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। ओके, सो दैट्स जैसा देश वैसा भेस वाली बात है। ओके, सो इट हेल्प लिसनर टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियरिटी होगी तो आप डिफरेंट कल्चर को यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज। Research conducted in the field of cross-cultural pragmatics has demonstrated how politeness issues, directness, indirectness continuum differ across cultures। यानी कि रिसर्च जब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो उसमें भी थोड़े से जिस तरह पिछली में जेस्टर्स के बारे में बात की, इसमें भी थोड़े से मतलब के पॉइंट्स को देखा गया। सो कल्चरल प्रैग्मेटिक को, क्रॉस कल्चरल प्रैग्मेटिक को मद्देनज़र रखकर पोलाइटनेस इश्यूज़, डायरेक्टनेस, इनडायरेक्टनेस, कंटिन्यूम, इन सब के बारे में बात की गई। यानी कि किस तरीके से, किस तरह की आप मतलब के बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंट कल्चर में आपको नहीं पता, आप अगर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर अगर आप बात नहीं कर पाते तो वो आपकी बात का मे बी गलत मतलब ले लें। सो अकॉर्डिंग टू द कल्चर अगर आप उसके अपने वर्ड्स को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग। So the awareness to social and cultural context facilitate the person's comprehension act. Cultural listening, you can say that. According to the cultural listening, आप जो भी कुछ सुन रहे हैं इन दी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बिल्डअप हो रही है कि स्पीकर क्या बोल रहा है। अगर आपको उनके कल्चर के बारे में पता है, इफ़ यू नो अबाउट देयर कल्चर इन शॉर्ट, तो आपको उसकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है और कॉम्प्रीहेंशन एक्ट यानी कि एनालिसिस इन योर माइंड, योर मेंटलिस्टिक थिंग्स आर वर्किंग इन अ मोर स्पीड रैपिड वे। ओके, सो इसमें आगे टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो these are the here are the two teaching methodologies you can see here, the task based and interactive approach to listening. Task based is the in which learners engaged in listening and using model. The main difference between the two methodologies is this. और interactive approach to listening में involves decoding, critical thinking, speaking model. Okay, अब लिसनिंग एंड यूजिंग मॉडल ये एक ऐसा यू कैन से दैट अब टाइप ऑफ मेथडोलॉजी है जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन करते हैं और लैंग्वेज सैम्पल्स को बाद में अपनी इंफॉर्मेशन जो आपकी रिसीव हुई है उसको बाद में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फॉलो अप डायरेक्शंस, जिस तरह कंप्लीट द डायग्राम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आप को अंडरस्टैंड भी तो कर पा रहे हैं, फिर टेकिंग नोट्स, लिसनिंग एंड then using the model. So it is totally about this. आप एग्जामिनेशंस में इसको बहुत दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। सो इंटरेक्टिव अप्रोच टू लिसनिंग इज़ द सेकंड वन। इंटरेक्टिव अप्रोच टू लिसनिंग ये डीकोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्पीकिंग मॉडल से डील करती है, विच मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू डीकोड द इंफॉर्मेशन, विच मीन्स आप उसमें से मेन बात को निकाल रहे हैं, पर्पसफुल लिसनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, यानी कि
you are thinking critically about those stuff, those lines, the purpose of that listening, and then you speak after the decoding, reacting and processing it on it critically for producing the अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. यानी पहले आप लिसन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, फिर ही आप उसको आगे से जवाब दे पा रहे हैं एज अ रिजल्ट. सो दैट्स ऑल अबाउट द listening under the interactionist approach. If you liked my video, give it a thumbs up, and if anything that is related to this topic or anything you want to learn about in my upcoming videos, you can drop me a message in the comment section. So bye, thanks for watching.